दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि बिहार दरोगा से है। वैसे तो सिर्फ कहने का है कि बिहार दरोगा से है का सेट है, लेकिन ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आप बिहार का दे रहे हैं तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो आपको एक टेस्ट की तरह देखना है और आंसर लगाना है और आपको बताना है कि आपने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जो है बेंजोइक अम्ल जो है हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। अगला देखते हैं, दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है, जिसको कि आप लोग कहते हैं होमोजेनाइल किया जाता है। तो होमोजेनाइल दूध को किस प्रकार से किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा इसके वसा कणों को सेंट्राफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। उसके बाद जो है इसको किया जाता है एक रूप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा एसिटिलीन। यह जो है कौन कैल्शियम कार्बाइड जो है दोस्तों एसिटिलीन उत्पन्न करता है, इसलिए हम लोग इससे हरे फलों को पकाने में यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे अगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेट में रहेगा इथिलीन लिखा रहेगा जो कि प्राकृतिक रूप से पकाने में मदद करता है। अगर एसिटिलीन और इथिलीन अगर दोनों रहे तो इथिलीन को आप चुनिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 54 नंबर प्रश्न है कि समूह एक को समूह दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आप इसको सही से देखिए दोस्तों और उसके बाद सुमेलित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हड़प्पा सभ्यता जो है वह रावी के किनारे था। चलिए अगला देखते हैं, रावी नदी पर था दोस्तों कालीबंगा जो कि आपका है घग्घर। जी हाँ दोस्तों, अगला है लोथल। आप लोग जान ही रहे हैं कि लोथल जो है वह भोगवा नदी पर है। अगला है आपका रोपड़। रोपड़ जो है दोस्तों सतलज नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो आपको बताना है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सही है। ऑप्शन ए, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। ऑप्शन दूसरा नंबर क्या कहता है? उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। तीसरा नंबर कहता है उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। चौथा नंबर है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यह चारों कथन जो है सही है कि उनका जन्म जो है कपिल वस्तु में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। फिर उसके बाद उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। दोस्तों ध्यान रखना है दोस्तों, महात्मा बुद्ध से गौतम बुद्ध से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। जी हाँ दोस्तों, ये चारों कथन आपका सही है। और उनका जन्म तो आप लोग जान ही रहे होंगे दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हमें सपोर्ट मिले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। चलिए दोस्तों अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रज्जुक क्या थे? तो आपको बताना है रज्जुक क्या थे। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। रज्जुक जो थे दोस्तों मौर्य शासन में अधिकारी थे। अगला है कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक जो थे दोस्तों वह थे शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो वह थे रामानुजाचार्य। और द्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? अगर द्वैतवाद पूछ लिया जाए तो माधवाचार्य ने। ठीक है दोस्तों,
ये मैंने अपने तरफ से 2 बता दिया दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है दोस्तों नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था। अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में साइबर सेफ वुमेन पहल निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? यह दोस्तों ये तो करंट अफेयर्स है। चलिए कोई बात नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ा भी कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला है कि किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय ने। चालुक्य शासक जो थे पुलकेशिन द्वितीय, जो क्या किए थे, थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त भी किया था और उसे दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका था। कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय ने ऐसा किया था। अगला देखते हैं दोस्तों, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जाटों के विरुद्ध था। जब वह मंदिर जो सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था तो उस समय जाट लोग जो है इसे रोका था। इसलिए लास्ट आक्रमण जो इन्होंने किया था वो किसके खिलाफ किया था? जाटों के विरुद्ध किया था। तो कब किया था दोस्तों? 1027 ईस्वी में। और सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? आपको बताना है सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। और जो है जिस समय लूट रहा था तो गुर्जर के चालुक्य वंश के शासक भीमवन के समय जो है समय काल किसका था? तो भीमवन गुजरात के चालुक्य वंश के शासक का। अगला देखते हैं दोस्तों कि निम्न में किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर लोदी ने जो है 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था कुतुब मीनार का। अगला देखते हैं 63 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है। तो पानीपत का 1526 में हुआ था दोस्तों। पानी पिया, खाना खाया, ठीक है दोस्तों, चंदा दिया, इस टाइप से एक कहावत है, उस टाइप से आप सेट कर सकते हैं। तो पानीपत, फिर उसके बाद खाना खाया, तो 1527 में खानवा का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, यह तो सही है। फिर 1528 में जो है आपका चंदेरी का युद्ध होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दिया है 1530 में। तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है। ऑप्शन सी आपका घाघरा का युद्ध सही है। तो 1529 में हुआ था। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, फिर घर चले गए, मतलब 1526 में पानीपत का युद्ध, खाना खाया मतलब 1527 में खानवा का युद्ध, फिर उसके बाद चंदा दिया तो 1528 में, और घर चले गए आप तो 1529 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ था? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम जो था वह कहाँ बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम जो उन लोगों ने बनाया था वह कलकत्ता में बनाया था। आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि कलकत्ता किस नदी के किनारे है। चलिए अगला है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब किया था दोस्तों? 1905 ईस्वी में। तो कहाँ किया था? बम्बई में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? वंदे मातरम जो क्रांतिकारी जो पत्र था दोस्तों उसके संपादक कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा श्याम कृष्ण वर्मा जो थे वह वंदे मातरम पत्र के संपादक थे। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था दोस्तों, इन सभी में से आपको बताना है कि कौन भारत आया था। तो पहला ऑप्शन है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन आप लोग जान ही रहे होंगे कब आया दोस्तों, 42 में आया है। कैबिनेट मिशन, तो इसको छोड़ दीजिए, देखते हैं। वेवेल साइमन, तो 27-28 में आया है दोस्तों। साइमन 28 में आया था। क्रिप्स 42 में आया था। वेवेल जो है दोस्तों वो 45 में आया था। अब कैबिनेट मिशन दोस्तों वह 1946 में आया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1935 शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन अधिनियम पारित किया गया था। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों, एकदम जरूर से जरूर इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि भारत का गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन सी सही है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि जिसके पिताजी सरकार में है तो बेटा भी सरकार बन जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी जो देखिएगा, अभी की राजनीति लगभग वैसा ही होता जा रहा है। लेकिन जनता द्वारा यहाँ सरकार चलाया जाता है। जनता चाहे तो किसी को बना सकती है, नहीं तो सरकार को गिरा सकती है। चलिए अगला देखते हैं 71 क्या कहता है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी की हम लोग बात करते हैं तो यह जो है अनुच्छेद 23 है। तो अनुच्छेद 23 बालाश्रम एवं मानव दुर्व्यवहार दंडनीय अपराध से संबंधित है। अनुच्छेद 18 जो है दोस्तों उपाधि जो आप लोग पहले चलता था उपाधि वगैरह, तो वो उपाधि का निषेध किया गया है। उपाधि सिर्फ सैनिक वगैरह को दे दिया जा सकता है उस सरकार के द्वारा, ऐसे साधारण उपाधि नहीं धारण आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 17 जो कि है अस्पृश्यता से संबंधित है, छुआछूत नहीं करना है किसी से। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित लीजिए मैं इसे रुकिए। जी हाँ दोस्तों, सॉरी दोस्तों। अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत को के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी क्या है, 2 और 4 है। तो 2 और 4 कौन कौन सा ऑप्शन है दोस्तों। तो 2 क्या है, औपचारिक और विधिक अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, और 4 क्या है, संवैधानिक और नाम मात्र के अधिकार जो है राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। अगला है कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। तो विधान परिषद की यहाँ बात की जा रही है दोस्तों, और वो भी साधारण विधेयक इसको पावर है कि ये जो है 120 दिन तक रोक सकती है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 4 माह तक जो है साधारण विधेयक को रोक सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज्य की सिफारिश की उसके सभापति कौन थे। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि उसके सभापति कौन थे। तो वह थे बलवंत राय मेहता। इसी समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज्य की सिफारिश की। तो इसके सभापति कौन थे, तो बलवंत राय मेहता। अगला है कि कूट को मिलाइए, मैंने पहले ही मिला दिया है पढ़ते समय। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो अनुच्छेद 14 जो है दोस्तों समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 36 जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 74 जो है दोस्तों मंत्री परिषद से संबंधित है।
अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अगला देखते हैं दोस्तों कि अगला है, ये लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अगला है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जो है नियोजित अर्थव्यवस्था वह है समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। अगला है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। जी हाँ, पिछड़े देशों के लिए जो रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था वह दिया गया था जिम मिर्डल के द्वारा दिया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? जिम मिर्डल के द्वारा दिया गया था। अगला है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत है, तो ये तेंदुलकर समिति द्वारा निकाला गया था। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 21.9। अगला है कि हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम किन के नाम पर रखने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो इसका सही उत्तर होगा सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज के नाम पर कोलकाता बंदरगाह का नाम जो है नाम बदलने की प्रस्ताव रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने। चलिए अगला देखते हैं कोलकाता बंदरगाह का नाम। अगला है कि आपको निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है कि जनता के पास मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमा डिमांड डिपॉजिट्स, बैंकों के पास समय जमा टाइम डिपॉजिट्स। इसका आपका सही उत्तर बताना है। M3 में यस, जी हाँ दोस्तों, इसमें से कौन कौन से भारत में व्यापक धन M3 में शामिल हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ये तीनों जो है व्यापक धन में शामिल हैं। अगला है रुपया की परिवर्तनीय का तात्पर्य क्या है। रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रुपये को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तन करके देने की अनुमति को कहा जाता है रुपये की परिवर्तनीयता। अगला देखते हैं ब्रेक इवन बिंदु क्या है, तो ब्रेक इवन बिंदु जो है दोस्तों वह आपको बताना है कि क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रेक इवन बिंदु जो है वह स्थिति जब फर्म को ना लाभ हो और ना हानि हो, तो हम उस स्थिति को ब्रेक इवन कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक है। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा खिलाड़ियों की संख्या किस में है आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रग्बी फुटबॉल जो होता है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं। जबकि यहाँ पर दिया है खो में जो कितने खिलाड़ी होते हैं, तो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में जो होते हैं दोस्तों वह 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि बैंकिंग वातावरण के प्रयोग होने वाले टर्म एनपीए का पूरा नाम क्या है, तो एनपीए का फुल फॉर्म आपको बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर होगा नॉन प्रोफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए का फुल फॉर्म होता है। अगला देखते हैं प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा 28 फरवरी को। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है, तो महात्मा गांधी जो अपनी आत्मकथा लिखी है दोस्तों वह गुजराती भाषा में लिखी है। अगला है कि प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, टॉयलर पुरस्कार जो है वह दिया जाता है पर्यावरण सुरक्षा हेतु।
अगला है खेलो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन से राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला है किस केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। अगला है विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के जो है किस भवन में रखा गया था? तो आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम में मयूर सिंहासन को रखा गया था। 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? तो 20 रुपये की मोहर पर जो है इस पे माउंट हैरियट की छवि बनाई गई है। अगला है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहायता से की गई थी? तो तारापुर परमाणु संयंत्र की स्थापना जो है वह की गई थी ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के मदद से की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक कंपनी का वी थिंक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है? वी थिंक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम जो है किस वैश्विक कंपनी का है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों फेसबुक का। जी हाँ दोस्तों, अगला है विशेष आहरण अधिकार किससे संबंधित है? तो विशेष आहरण अधिकार जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित है। अगला है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महिला साक्षरता दर जो है बिहार के रोहतास जिले में सबसे अधिक है 2011 की गणना के अनुसार दोस्तों। अगला है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों पर पदों में सभी कोटियों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा 50%। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।